दोस्तों, हम लोगों की बातों का विषय जिम कॉर्बेट साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई सुनी अनसुनी घटनाओं के बारे में चर्चा का है, जो हम पिछले एक दो वीडियो से करते आ रहे हैं। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में मैं आज आपके साथ कुछ और बातें करने जा रहा हूँ, जो शायद हो सकता है कि आप लोगों ने पहले सुनी नहीं होंगी, हो सकता है सुनी भी हो या पढ़ी हो, लेकिन कई लोगों के लिए ये एकदम नई बातें होंगी, जिससे हम और आप जिम कॉर्बेट साहब के जो पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, उसको समझने के लिए ये बातें बहुत मददगार होंगी। इसलिए हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज़ को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान, मतलब मैं क्या बोलूं। और इतनी उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से अपने प्यार और आशीर्वाद का जो है शॉवर, जो है, जो उसकी बरसात है, वो मेरे ऊपर करते रहेंगे, यानी उत्तरांचल डायरीज के ऊपर करते रहेंगे, है ना दोस्तों। सन 1930 के आसपास जिम कॉर्बेट साहब के जीवन में एक ऐसी घटना घटी, जिसके बाद उन्होंने मासूम प्राणी जो होते हैं, इनके मतलब जितने भी मासूम प्राणी होते हैं, इन पर गोली न चलाने का जो है निश्चय कर लिया कि मैं भाई गोली नहीं चलाऊंगा मासूम प्राणियों पे। घटना कुछ ऐसे हुई कि ये 3 आर्मी ऑफिसर्स के साथ में शिकार पर गए थे, और ये लोग एक झील के पास पहुंचे ही थे कि न जाने कहां से वहां पे हजारों की संख्या में जल मुर्गियां आ गई। जल मुर्गियां आप लोग जानते होंगे। और उनको देख करके जो जिम कॉर्बेट साहब के साथ जो अफसर्स आए हुए थे, बड़े खुश हो गए, बड़े एक्साइटेड हो गए, बहुत उत्साहित हो गए। वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए कि उन लोगों ने जल मुर्गियों पर अनाधुन फायरिंग शुरू कर दी। धाए 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 बौछार कर दी, जिसको बोलते हैं गोलियों की। उनके लिए एकदम एक नई चीज हो गई थी ना। उससे हुआ ये कि पक्षियों के दर्द से जो है पूरा जंगल कहराने लगा। मेरे कहने का मतलब है कि पक्षियों की जो दर्द भरी आवाज थी, उससे जंगल में जो है एक कोलाहल मच गया, मतलब एक बहुत दर्द वाला सीन क्रिएट हो गया। अब वो बेचारे असहाय परिंदे फड़फड़ा रहे थे, लुढ़क रहे थे। अब कुछ ही मिनटों में 300 से ज़्यादा मुर्गियों की जानें चली गई, निर्दोष मुर्गियाँ बेचारी। तो क्या सोच के आई होंगी वहाँ पे, और अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा उनको। और इस अनावश्यक जो हत्या जो हुई, इससे जिम कॉर्बेट साहब बहुत परेशान हो गए। वो इतने विचलित हो गए कि उन्होंने कसम खा ली कि इस तरह के शिकार पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये आज के बाद जो है इस तरह का कोई शिकार अगर कुछ होगा तो मैं ना तो जाऊंगा, ना मैं करूंगा, ना मैं जाने वाला हूँ, ना मुझे जाना है। और अपनी इस कसम को उन्होंने निभाया भी। इस घटना के बाद उन्होंने जब भी गोली चलाई, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बचाने के लिए चलाई, मानवता की रक्षा करने के लिए उन्होंने गोली चलाई। और एक मजेदार बात और, जब भी शिकार पर गए अकेले ही गए। यहाँ तक कि आपने सारी कहानियों में सुना होगा, आदमखोर बाघों को भी इन्होंने अकेले ही जंगलों में जाकर मारा। ये अकेले ही होते थे। हाँ, ये जो एबर्टसन साहब थे उन पे इनको जरूर थोड़ा बहुत विश्वास था, अदरवाइज ये शिकार पे अकेले ही जाते थे। यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियो में और कई बार बता चुका हूँ, तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं होता था। और उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, ये उत्तराखंड, ये दोनों मिला के एक ही प्रदेश हुआ करता था। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले इसे
यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यूपी ही बोलते थे, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस होता था यूपी का फुल फॉर्म। उस दौरान सन 1935 में गवर्नर सर मैल्कम हेली के साथ मिलकर जिम कॉर्बेट साहब ने ये जो वन्य जीव हैं इनके संरक्षण के लिए एक सोसाइटी की स्थापना करी। हेली साहब के साथ मिलकर एक सोसाइटी इन्होंने बनाई। दोस्तों, हालांकि जिम कॉर्बेट साहब बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, मतलब सामान्य आदमी थे। और लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोग आदमखोरों के मामले में इन्हें चमत्कारी शक्तियों वाला मानते थे कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, ये आदमखोरों को मार देते हैं, इनके साथ में कई शक्तियां चलती हैं। कुछ इस तरह की अफवाहें इनके साथ में बहुत जुड़ी हुई थी। जिम कॉर्बेट साहब गढ़वाल के लोगों को जो है आदमखोर से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं, ये खबर जब हुई तो ये खबर इनके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। और रुद्रप्रयाग पहुंचने से मीलों पहले से ही, मतलब काफी पहले से ही, किलोमीटरों पीछे से ही सड़कों पर जो भी इन्हें मिलता, या अपने खेतों में या घरों से जो लोग भी इन्हें देखते गुजरते हुए, लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्हें शुभकामनाएं देते थे। साहब, बस अब आप ही हैं, आप अपने मिशन में जो आपने बीड़ा उठाया हुआ है आप इस पर ज़रूर कामयाब होंगे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं, और ये है वो है, जिस तरह की होती हैं। और इन ग्रामीणों की, बेचारे भोले भाले लोगों की ये जो भावनाएं थी, इससे इन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। परेशानी इन द सेंस, ये अपने लक्ष्य के जितने करीब पहुंचते थे ये उतना ज़्यादा परेशानी को महसूस करते थे, क्योंकि वो बाघ जो है वो कई बार बच गया था। लोगों का विश्वास था कि ये चमत्कारी हैं, बल्कि ये तो हमारी आपकी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति ही थे, एक सामान्य शिकारी ही तो थे। वो बात अलग है कि ये इंसान तो सामान्य थे, लेकिन जो दूसरे शिकारी थे, अन्य शिकारी थे, उनके मुकाबले में ये असामान्य थे। ये जरूर एक असामान्य बात थी इनके साथ। ये सोचते थे कि दिमाग में इनके चलता था कि अगर रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ को यदि ये नहीं मार पाए, असफल हो गए, तो वो लोग जो इन पर अटूट विश्वास करते हैं, जो इनको चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ मानते हैं, इनकी क्षमताओं को पहचानते हैं, और जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द जब कहीं जाता है तो भीड़ लग जाती है, वो एक हीरो नहीं है, वो एक नायक नहीं है, बल्कि वो तो एक डरा हुआ, हारा हुआ ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी औकात का पता चल गया है, और जिसे इस बात का भी डर है कि जो काम उसने अपने हाथ में लिया है, मतलब ये रुद्रप्रयाग के आदमखोर को मारने का, ये इसे पूरा कर पाना उसके बस की बात है भी कि नहीं। ये बीड़ा तो उठा लिया है, लेकिन मैं इसको मार पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतना परेशान हो गए थे। रोज उसके पीछे जाते थे, वो बच जाता था, रोज इनके शिकार से बच जाए, महीनों लग गए थे। खैर, ये सरल, जिंदा दिल, मजाकिया, मददगार साधु यानी जिम कॉर्बेट साहब कालादुंगी के जो ग्रामीण थे उनके बीच में बड़े लोकप्रिय थे। हालांकि नैनीताल में एक वर्ग ऐसा भी था जो इन्हें पसंद नहीं करता था, इनके प्रति ज़्यादा उनकी निष्ठा नहीं थी, लेकिन गांव के लोग इनको बड़ा पसंद करते थे। दरअसल छोटी हल्द्वानी के जो ग्रामीण के साथ में इनका प्यार और विश्वास का जो रिश्ता था ये बहुत गहरा था, और जिस वजह से जिम कॉर्बेट साहब उन ग्रामीणों के मित्र, सलाहकार या मार्गदर्शक भी आप कह सकते हैं, वो बने रहे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपनी ज़मीन पर, जो इनकी अपनी ज़मीन थी, उस पर काश्तकारों को बसा दिया था, एक भी रुपया नहीं दिया था, बल्कि उसका लगान भी अपनी जेब से देते थे।
और वहाँ के जो गरीब जो जो काश्तकार थे, ये ज़मीन का पट्टा वगैरह भी जो है सब उन्हीं के नाम कर दिया था। और उन गरीबों की मरहम पट्टी या उसके लिए इन्होंने दवा दारू के लिए अपने ही मकान में एक डिस्पेंसरी भी खोली थी अपनी बहन मैगी के साथ। और 1946 में जब ये कीनिया जाकर बसने का विचार कर रहे थे, जब ये सोच रहे थे कि अब हम अपन लोग यहाँ से कीनिया ने निकल जाना चाहिए, तब इन्होंने कालादुंगी में पंचायत घर बनाने के लिए 5,000 रुपये दिए थे। उस टाइम के 5,000 रुपये दिए। ये वो रुपये थे जो इन्होंने अपनी छोटे हल्द्वानी वाले जो घर को बेच करके जो इनके पास आए थे, अपने एक दोस्त को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था 5,000 रुपये में। वही 5,000 रुपये इन्होंने यहाँ दे दिए थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इन लोगों से ये बड़े घुले मिले थे और बड़ी विनयता के साथ, बड़ी मतलब विनम्रता के साथ ये लोगों का आतिथ्य स्वीकार करते थे। कोई इनको बुलाए तो जरूर जाते थे। ये स्थानीय भोजन करते थे, जो हम लोग का आम खाना, पहाड़ी खाना होता है, ये खाते थे। और यदि कभी अगर इनको कहीं मंदिर में जाना पड़े तो बाकायदा जूते उतार के, मोजे उतार के, हाथ पांव धो करके जैसे हम लोग जाते हैं उसी तरह से जाते थे। दोस्तों, इन्होंने कभी शराब नहीं पी थी, शराब नहीं पीते थे। उत्तराखंड का जो पहाड़ी जनजीवन है वो इनके अंदर इतना रचा बसा था कि लोग इन पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। जैसे एक बार मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो हमारी स्थानीय भाषा यानी जो कुमाऊनी भाषा है, इसको अच्छी तरह समझते थे और बड़े आराम से, बड़ी फ्लुएंटली ये कुमाऊनी लैंग्वेज बोलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई बाहर का आदमी है। मोहन का एक्चुअली मोहन कहते हैं, है मोहन नाम एक्चुअली। मोहन का आदमखोर बाघ जो किताब इन्होंने लिखी, उसमें ये लिखते हैं कि इस क्षेत्र में यानी कि एक पहाड़ के, अपने कुमाऊं के, उत्तराखंड के क्षेत्र में ग्रामीणों से, या मतलब यहाँ तक कि जो गांव की जो महिलाएं हैं उनसे भी, अगर किसी वो लोग अगर किसी अजनबी से कोई व्यक्तिगत भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई प्रश्न जैसे आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं, कितना कमाते हो, इस तरह के प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न, तो उस अजनबी को चाहिए कि वो सीधे सीधे सवालों का जवाब दे। ऐसा करने से अजनबी को ही सहूलियत होगी, उसकी हेल्प होगी। अगर इधर उधर की करेगा, लाग लपेट करने की सोचेगा, बातों को घुमाने की सोचेगा, तो शक के दायरे में आएगा। तो इसलिए उनकी बातों का, वो सीधे लोग हैं, उनको सीधे तरह से जवाब दो। जिम कॉर्बेट साहब गरीबों के बहुत बड़े हमदर्द थे, बहुत हमदर्दी थी इनके दिल में। छोटी हल्द्वानी में जो अपनी ज़मीनें थी, उसमें जो काश्तकारों को बसाया था उनको अपना हिस्सेदार बना दिया था, पार्टनर बना दिया था। मैंने बताया ज़मीन की रजिस्ट्री भी उनके नाम करवा दी थी। और जन सेवाओं में लगे हुए कई संगठनों को ये दिल खोल के दान दिया करते थे। हिंदू धर्म के प्रति इनके दिल में बहुत आदर था, बहुत सम्मान था। जो इनकी लाइब्रेरी थी उसमें गीता, रामायण, महाभारत, इस तरह की किताबें भी शामिल थी। ज्योतिष ज्ञान पर इन्हें बड़ा विश्वास था। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने अपनी जन्म पत्री भी बनाई, एक ज्योतिष से कह करके अपनी जन्म पत्री भी इन्होंने बनवाई थी। तो इतना सम्मान था हिंदू धर्म के प्रति। जन्म पत्री सिर्फ हिंदू धर्म में बनती है और किसी में नहीं बनती है, ये आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, जागर भी जानते होंगे आप लोग। इन्हें जागर में बहुत रुचि थी। जो लोग जागर नहीं जाते जानते हैं उनको बता दूं, जागर एक स्थानीय रहस्यवादी समझ लेना, गीत शैली होती है जिसमें कुछ मंत्रों को इस तरह से गाया जाता है, इस तरह से उच्चारण उनका किया जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कुल देवता का प्रवेश होता है। देवता आते हैं और वो परिवार वालों के दुख दर्द को दूर करने का सुझाव देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो पूरा होता है, इसे जागर हमारे पहाड़ में कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये रामलीला, दुर्गा पूजा, इस तरह के जितने भी समारोह होते हैं, होली, दिवाली, इन सब में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, बहुत शौकीन थे। यहां तक भारतीय रहस्यवाद के भी समर्थक थे ये। इस बात का प्रमाण इनकी किताब द टेम्पल टाइगर में मिलता है कि कितना ये रहस्यवाद का समर्थन करते थे।
टेम्पल टाइगर, यानी मंदिर का बाघ। इसमें ये लिखते हैं, जो भी व्यक्ति देवीधुरा गया होगा, देवीधुरा लोहा घाट के पास एक स्थान है, मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और देवी माँ के मंदिर के पास वाली पहाड़ी में जो विश्राम गृह है, डाक बंगला है, वहाँ से उसने आसपास का दृश्य देखा होगा, तो उस सीनिक ब्यूटी को, उस ब्यूटी को, जो वहाँ का सीनिक ब्यूटी है, जो सीनरी है, वहाँ से जो सीन दिखाई पड़ते हैं, जो खूबसूरत व्यू वहाँ से दिखाई पड़ता है, इतना खूबसूरत व्यू कि अपनी ज़िंदगी में वो कभी भूल नहीं सकता, उसे कभी भूल ही नहीं पाएगा, इतना खूबसूरत है। 3 कमरों वाले इस डाक बंगले में, यहाँ से जो है पहाड़ी नीचे पनार घाटी की ओर चली जाती है, और इस घाटी पर पहाड़ियों की एक धार के ऊपर दूसरी धार, उसके ऊपर तीसरी धार, और इस तरह से श्रृंखला तब तक बढ़ती जाती है जब तक वो हिमालय में नहीं समा जाती, कि यानी कि बिल्कुल हिमालय तक ना चिपक जाए। और इसके साथ ही ये लिखते हैं कि हिमालय हवाई जहाज के बनने से पहले भारत और उसके भूखे पड़ोसियों के बीच एक अभेद्य दीवार की तरह था, जिसको पार कर पाना असंभव था। हिमालय को पार करके हिंदुस्तान में प्रवेश करना लगभग असंभव था, बहुत मुश्किल कार्य था। दोस्तों, उन दिनों नैनीताल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यानी कि प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था, और यहाँ से सब डिवीज़न लोहाघाट तक जाने के लिए एक अश्व मार्ग था, जो देवीधुरा से होकर गुजरता था, और इसी सड़क से एक रास्ता देवीधुरा को अल्मोड़ा से भी जोड़ता था। उन दिनों पनार का नरभक्षी तेंदुआ बाघ बहुत ज़्यादा सक्रिय था, उसने बड़ा आतंक मचाया हुआ था, बहुत। ये वो हालांकि रुद्रप्रयाग वाले बाघ से ज़्यादा डेंजरस था। जो रुद्रप्रयाग का जो आदमखोर बाघ इन्होंने मारा था, उससे ज़्यादा खतरनाक ये था। उसका तो ऑफिशियल रिकॉर्ड 125 का है ना, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड 400 का है, इसने 400 लोगों को मारा है। और ये पनार के नरभक्षी के शिकार के लिए ही निकले थे। जब ये देवीधुरा से अल्मोड़ा वाले रास्ते पर जा रहे थे, तब उसी समय अल्मोड़ा की तरफ जैसे एक ओवरसियर, वहीं पे एक ओवरसियर काम कर रहा था उस सड़क पे, तो उसने बताया कि साहब देवीधुरा में आदमखोर बाघ ने एक आदमी को मार डाला है। तो ये खबर सुन के ये देवीधुरा की ओर चले गए, इन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया, ये देवीधुरा को चले गए। देवीधुरा जाने के लिए पश्चिम की तरफ से एक रास्ता है, जो कुमाऊं का सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों में से एक है। इतनी भयानक चढ़ाई उस रास्ते में है, जो भी उस रूट पे कभी गया होगा तो वो उससे जरूर उस रास्ते को देखा होगा। और जिसने भी इस रास्ते को डिजाइन किया होगा, जो भी इंजीनियर या ठेकेदार जो भी रहा होगा, वो जरूर इस पहाड़ी की चोटी पर सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहता होगा। उसने सड़क को घुमावदार, मतलब ऐसे मोड़ वोड़ डालने के बजाय सीधा 8,000 फीट की ऊंची चढ़ाई पर उसे सीधा स्ट्रेट चढ़ा दिया था। अप्रैल का महीना था, एक गर्म दोपहर थी, जिस समय जिम कॉर्बेट साहब किसी तरह से हाँफते रुकते कुछ आराम करते हुए ये ऊपर डांग बंगले में पहुंचे थे। ये डांग बंगले के बाहर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे, साथ ही उस सीनिक ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी जो थी, उसको भी देख रहे थे। कि तभी जो देवीधुरा मंदिर के पुजारी जी थे, वो इनके पास आकर बैठ गए। 2 साल पहले जब जिम कॉर्बेट साहब चंपावत की बाघिन को मारने के लिए गए थे, अगर आपको याद नहीं है तो आप उत्तरांचल डायरीज यानी इसी चैनल में जाके चंपावत की बाघिन का किस्सा भी आप सुन सकते हैं। वो पहली नरभक्षी बाघिन थी उत्तराखंड की। तो उसके शिकार पर जब आए थे, तब इनकी जान पहचान इन पंडित जी से हो गई थी।
और इन दोनों के बीच में एक बड़ा अच्छा एक दोस्ताना सा व्यवहार हो गया था, एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप टाइप की हो गई थी। पंडित जी हालांकि थोड़ा सा उम्र में इनसे ऊपर थे, लेकिन दोस्त तो कोई भी बन जाता है। और जिम कॉर्बेट साहब का दोस्त बनना तो वो तो फेमस थे अपनी दोस्ती के लिए। कुछ देर पहले जिम कॉर्बेट साहब डाक बंगले की तरफ आ रहे थे, तो इसी मंदिर जो था ये रास्ते में पड़ा था, और इस मंदिर पर जिम कॉर्बेट साहब ने भी अपना माथा टेका था, हाथ जोड़े थे। वहाँ से जवाब में पुजारी जी ने भी अपने सर हिला करके इनको इनका अभिनंदन किया था, क्योंकि वो अपनी उस टाइम पूजा वगैरह करने में व्यस्त था। अब पूजा वूजा करने के बाद पंडित जी इनके पास आकर बैठ गए। दोस्ताना था, पुराना व्यवहार था, तो आके बैठ गए। इनसे एक सिगरेट लेने के बाद वो वहीं बरामदे में जो है फर्श पे ऐसे दीवार पे अपनी पीठ लगा करके बैठ गए और सिगरेट पीने लगे। दोनों के बीच गपशप चल रही थी। पंडित जी के पास तो टाइम ही टाइम था, और आज जिम कॉर्बेट साहब के पास भी टाइम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पहुंच गए थे, अब कुछ करना तो था नहीं आज, तो इनके पास भी पूरा टाइम था। तो ये दोनों लोग जो है अपना सॉरी अपना चाय सिगरेट ये सब करते करते शाम तक जो है अपना गपशप करते रहे। पुजारी जी ने इनको बताया कि साहब जो आपको ओवरसीयर ने जो सूचना दी थी वो गलत सूचना है, वो सूचना सही नहीं है कि पिछली रात देवी धुरा में किसी आदमखोर ने एक आदमी को, यार एक मैसेज आ गया, पता नहीं क्या आ गया ये, कि देवी धुरा में आदमखोर ने एक आदमी को मारा है, ये गलत बात है। जिस आदमी के मारे जाने की बात कही गई थी वो एक चारवाहा था, और जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ अल्मोड़ा से देवी धुरा के दक्षिण की साइड में कहीं किसी गांव की तरफ जा रहा था। और बीती रात मतलब पिछली रात पुजारी जी का मेहमान था। मेहमान का मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार था या कोई जान पहचान वाला था, ऐसा नहीं, या उनके गांव का था, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक राहगीर था जो शाम ढलने के कारण वहीं रुकना चाहता था। और क्योंकि कुमाऊनी लोग अतिथि देवो भव वाली भावना से भरे हुए हैं, हम लोग अतिथि देवो भव, इसलिए पंडित जी ने भी खुले दिल से उस चारवाए का स्वागत किया, उसको वेलकम किया, उसको रात में अच्छी तरह से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ने पंडित जी ने उससे बोला कि भाई तुम्हारा बिस्तर यहीं घर पे ही लगा दे रहा हूँ, यहीं पे सो जाओ। लेकिन चारवाए ने मना कर दिया, बोला नहीं पंडित जी, आपने मेरे पे बड़ी कृपा करी, मैं वही मंदिर के पास वाले चबूतरे पर सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, वहीं चबूतरे पर थोड़ी लकड़ी वकड़ी जमा करके आग जलाई और वहीं पे सो गया। आधी रात के समय वहां पे आदमखोर तेंदुआ आ गया। उसने चबूतरे में सोए हुए चारवाहे को देखा, उसका पांव पकड़ा और खींचने लगा। और जब पांव पकड़ा तो चारवाहे को दर्द हुआ, उसकी आंख खुली और एक चीख के साथ उठा, और उसके बगल में जो आग जल रही थी उसमें से एक लकड़ी उठाई और तेंदुए पे मारनी शुरू कर दी उस बाघ के ऊपर। उसकी चीख सुनकर पुजारी जी और आसपास के और भी कई लोग थे वो उठ गए, और वो इसकी लगातार चीख आने से वो सब इसकी तरफ दौड़ते हुए आए इसको बचाने के लिए। उन सब लोगों के आने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाघ ने इसको छोड़ा और यहाँ से भाग निकला। इस चारवाहे को घाव लगे थे, कुछ गहरे भी थे, और वहीं के पास के जो एक दुकानदार थे उसने काम चलाओ मरहम पट्टी कर दी थी। फिर उसका चारवाहा अगले दिन अपनी आगे की यात्रा पे चला गया था। तो मतलब मारा नहीं था, डेथ नहीं थी। पूरा पुजारी जी के कहने पर जिम कॉर्बेट साहब ने देवी धुरा में ही रुकने का फैसला ले लिया, क्योंकि मंदिर में और बनिए की दुकान में जो है आसपास के गांव के लोग रोज ही आया करते थे, और यहाँ पर इन्हें जो है सारी घटनाओं की जानकारी मिल जाया करती थी। कहीं भी कोई घटना घटती थी तो पंडित जी की दुकान, पंडित जी की मंदिर और बनिए की दुकान। इसके अलावा आसपास के जो गांव थे वहाँ के लोगों को भी पता चल गया था कि जिम कॉर्बेट साहब देवी धुरा डाक बंगले में रुके हुए हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में
कोई मानव या कोई पशु को की हत्या होती है बाघ द्वारा, तो इन्हें तुरंत खबर देनी है, तो इनके यहाँ तुरंत खबर आ जानी है और उसके बाद ये अपनी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। तो डाक बंगले में रुकने का फैसला इनको सही लगा और ये यहीं डाक बंगले में रुक गए। शाम के समय पुजारी जी इनसे विदा लेने लगे, चले कॉर्बेट साहब आज्ञा दिए चला जाए। तो इन्होंने उनसे पूछा कि पंडित जी क्या कहीं आसपास में कहीं हमें कोई शिकार मिल सकता है, क्योंकि मेरे लोगों ने कई दिनों से कोई मांस नहीं खाया है और ये देवीधुरा में कोई मांस की दुकान भी नहीं है। तो पंडित जी ने जवाब में हाँ कहा और बोले हाँ, यहाँ मंदिर का बाग है, मंदिर का बाग है। अब मंदिर का बाग ध्यान दीजिएगा। जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि नहीं, उनको इस बाघ को मारने का कोई इरादा नहीं है। इस बात पर पंडित जी हंस पड़े, हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अगर आप इस बाघ को मारना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साहब उसे ना तो आप और ना कोई अन्य शिकारी मार सकता है, क्योंकि वो अजेय है, वो देवी का बाघ है, उसे कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए आप ये उसको मारने का तो सोचिए भी मत। ये बात जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी चैलेंजिंग लगी, बड़ा चैलेंज हो गया और सोचा कि चलो यार एक बार इस बाघ से भी मुलाकात करी जाए जिसे पंडित जी अजय बता रहे हैं। इन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि चलो अब देखा जाए, दो हाथ देखे। दोस्तों यहाँ पे बाघ का मतलब टाइगर है। हाँ, यहाँ पे बाघ में लेपर्ड को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हकीकत टाइगर है और इस देवीधुरा में टाइगर है। ये बात जिम कॉर्बेट साहब को पहली बार पता चली थी और बाघ ने भी कॉर्बेट साहब को ऐसे दो चार अनुभव दिए जो इनके तमाम अनुभवों में सबसे रोचक अनुभव थे और जिंदगी भर याद रखने वाले थे। अगले दिन ये आदमखोर तेंदुओं को ढूंढते हुए नीचे सड़क की ओर चल पड़े, ताकि सड़क के आसपास के जो गांव घर हैं वहां से आदमखोर की कोई जानकारी इनको मिल सके, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब को बताया गया था कि चारवाहे पे हमला करने के बाद बाघ इस दिशा में, अब यहाँ पे तेंदुआ है, इस दिशा में चला गया था। लंच करने के लिए ये वापस डाक बंगले पहुंचे तो देखा कि एक आदमी इनके नौकर के साथ कुछ बातचीत कर रहा है। उस आदमी को पुजारी जी ने भेजा था कि वो जिम कॉर्बेट साहब को बता सके कि उनके भोजन के लिए शिकार कहाँ पे उपलब्ध हो सकता है, कहाँ मिल सकता है शिकार, मतलब कहाँ पे जाके शिकार कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि वो ऐसी जगह जानता है जहाँ बांज के पेड़ की शाखाओं के बराबर सींग वाला जड़ाऊ मिल जाएगा। दोस्तों, पहाड़ में सांभर को जड़ाऊ बोलते हैं और पहाड़ों में सांभरों के जो सींग होते हैं ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, काफी मतलब बढ़िया खूबसूरत होते हैं। कुछ समय पहले कुमाऊं में तब से कुछ समय पहले पहाड़ में 37 इंच लंबे सबसे बड़े जड़ाऊ, लंबे सींग वाले जड़ाऊ का शिकार हुआ था। इस जड़ाऊ को मारते थे तो हालांकि कोई भी जानवर को मार देते तो जिम कॉर्बेट साहब की टीम के लिए तो जानवर का मांस पूरा हो जाता, मगर अगर ये जड़ाऊ को मार देते तो जड़ाऊ पूरे देवीधुरा वालों के लिए काम आ जाता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसको लंच के बाद जड़ाऊ को मारा जाए। देवीधुरा आने के कुछ महीने पहले जिम कॉर्बेट साहब का एक दौरे पे कलकत्ता जाना हुआ था और एक सुबह ऐसे ही वहाँ एक बंदूक निर्माता मेंटिन की दुकान पे ये चले गए थे। दुकान के दरवाजे के पास वाले शोकेश में एक राइफल रखी हुई थी। ये उस राइफल को देख रहे थे। वो जो दुकान का मैनेजर था वो इनका दोस्त था, वो इनके पास आ गया और उसने इनको बताया उस राइफल के बारे में कि कॉर्बेट साहब ये राइफल वेस्ले रिचर्ड्स कंपनी की .275 है और इस मॉडल के जो निर्माता है यानी जिन्होंने ये राइफल बनाई है, इसे स्पेशली पहाड़ों पर शिकार करने के लिए वो भारतीय बाजार में इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। इस राइफल को, राइफल सुंदर थी और इस शर्त पे कि यदि राइफल सही नहीं हुई
या जिम कॉर्बेट साहब को पसंद नहीं आई या कोई कमी पेशी रही, तो जिम कॉर्बेट साहब इसे वापस कर देंगे और इसका पैसा नहीं देंगे। मैनेजर तैयार हो गया, उसने ठीक है, और उसने राइफल उठा के कॉर्बेट साहब को दे दी। अब इस राइफल को चेक करने का समय आ गया था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उस व्यक्ति के साथ ये नई वाली राइफल ली और जड़ाऊ का शिकार करने के लिए निकल पड़े। देवी धुरा के जो दक्षिण की तरफ वाली ढाल है, वो उत्तर की तरफ वाली ढाल के मुकाबले कम चढ़ाई वाली है, उसमें चढ़ाई कम है। और इसी तरफ से ये दोनों लोग बांज और झाड़ियों वाले एक जंगल को पार करके एक घास के टीले पर पहुंचे। टीला सदा घास का, इस जगह से नीचे तक का पूरा एरिया दिखाई दे रहा था। इस घाटी के बाई तरफ जो है एक घने जंगलों से घिरा हुआ एक मैदान भी था, जिसमें कुछ हरी घास थी, वो इनको दूर से वहां से दिखाई पड़ रही थी। जो इनके साथ जो आदमी आया था उसने बताया कि साहब, ये जो मैदान आपको दिख रहा है, इसी मैदान में वो जड़ाऊ जो है वो घास खाने के लिए आता है। और वहीं पर से एक रास्ता भी था जो देवी धुरा की तरफ जाता था, और उसी रास्ते का प्रयोग वो जड़ाऊ भी करता था अपने आने जाने के लिए, उस मैदान में आने जाने के लिए उसने भी अपना वही रास्ता पकड़ रखा था। जो ये राइफल जिम कॉर्बेट साहब कलकत्ता से लाए थे, इसकी जो मारक क्षमता यानी इसकी जो रेंज थी वो 500 गज बताई गई थी, और गारंटी दी गई थी कि 500 गज की दूरी तक उसका निशाना अभेद्य है, अचूक है, मतलब एक्यूरेट है, ये गारंटी दी गई थी। उस घास वाले मैदान और जो रास्ता था उससे करीब 300 गज की दूरी पे ये लोग थे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो पहाड़ी पे थोड़ा नीचे की तरफ उतर कर कहीं पे बैठा जाए और जड़ाऊ का इंतजार किया जाए। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही जिम कॉर्बेट साहब की नज़र ऐसे ही ऊपर आसमान की तरफ पड़ी, तो इन्होंने देखा कि इनके बाईं ओर जो है गिद्धों का एक दल जो है चक्कर काट रहा है। काफ़ी सारे गिद्ध हैं और घूम रहे हैं। इन्होंने अपने सातवें आदमी से जो साथ में आया हुआ था उससे पूछा कि भाई ये गिद्ध क्या है सब ये। तो उससे बताया कि साहब उस तरफ एक गांव है और हो सकता है कि वहाँ पे कोई पशु मर गया होगा और उसी के लिए ये गिद्ध मंडरा रहे होंगे। और वैसे भी साहब अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वहीं से होते हुए हम जाएंगे, वो रास्ता वही है, उसी गांव से होके हम निकलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी है वहाँ पे, ये गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं। अब इन लोग जब वहाँ पहुँचे तो इस गांव में जो है घास फूस की बनी हुई बस एकमात्र झोपड़ी थी, उसी के साथ गौशाला थी। उसके आसपास करीब 1 एकड़ के एरिया में सीढ़ीनुमा खेत थे, जिनमें अभी हाल में ही फसल काटी गई थी। इन खेतों में से एक खेत ऐसा था जिसे एक 10 फुट चौड़े नाले ने, एक गधेरे ने झोपड़ी और अन्य खेतों से अलग कर दिया था। मतलब वो खेत और इस झोपड़ी और बाकी खेतों के बीच में एक गधेरा था, एक नाला था जो उसको अलग करता था। और उसी पर जो है गिद्ध जो है एक बड़े जानवर के कंकाल को नोच रहे थे। जब ये झोपड़ी के पास पहुंचे तो झोपड़ी से एक आदमी निकल कर बाहर आया। अभिनंदन वगैरह करने के लिए, टाइम विश करने के बाद परिचय हुआ। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो नैनीताल से नरभक्षित तेंदुओं को मारने के लिए आए हुए हैं और अभी पिछले दिन ही देवी धुरा पहुंचे हैं और फलानी जगह में रुके हुए हैं। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा, साहब यदि मुझे पता होता कि आप कल ही आ गए हैं तो शायद कल ही आप उस बाघ को मार देते जिसने मेरी गाय को मारा। उसने बताया कि वो जो अलग से जो खेत है, यानी कि गधेरे के उस पार वाला जो खेत है, उसमें उसने अपने 15 मवेशी बांधे थे, जिससे उनके गोबर से जो खेत की मिट्टी है वो अच्छी और उपजाऊ हो जाए। लेकिन रात में ही बाघ आया और उसने जो है एक मेरी गाय को मार दिया। और अभी उसने 2 घंटे पहले ही पास के गांव से एक आदमी को बुलाकर गाय की खाल निकलवाई थी। जिस आदमी को खाल निकालने के लिए बुलाया गया था, असल में उसके पास
ठेका था ये मरे हुए जानवरों की खाल जमा करने का। जो जानवर मर जाते हैं उनकी खालों को जमा करके चमड़ा वगैरह बनाया जाता था। तो ब्रिटिश टाइम में जो भी रहा होगा तो ये इसके पास ठेका था। ये सब आसपास के गाँव के मवेशियों की, मरे हुए मवेशियों की खालों को जमा करता था। जिम कॉर्बेट साहब ने उस ग्रामीण व्यक्ति से, जो गाय का मालिक था, उससे पूछा कि भाई जब तुमको पता है कि यहाँ इस एरिया में, इस क्षेत्र में बाघ है, तो तुमने अपने मवेशी रात में ऐसे खुले में क्यों बांधे? यहाँ बांधे ही क्यों तुमने? जो जवाब उसने दिया, उस जवाब को सुनकर जिम कॉर्बेट साहब आश्चर्य में रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बताया, साहब देवीधुरा के जंगलों में तो बाघ बहुत पहले से है, लेकिन उसने कभी भी किसी के पालतू मवेशी को अपना शिकार नहीं बनाया। ये ऐसा पहली बार हुआ है जो उसने मेरी गाय को मार दिया। इससे पहले आज तक कभी उसने किसी मवेशी को नहीं मारा। एक तरह से ये मतलब समझिए कि बाघ ने जिम कॉर्बेट साहब को अपनी उपस्थिति का नमूना दे दिया था। वो पंडित जी की बात को सत्य साबित करने के लिए एक चैलेंज भी दे दिया था, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब ने चैलेंज की तरह ले लिया था ना। याद ही होगा, अभी तो बताया कि पंडित जी ने हंसते हुए जिम कॉर्बेट साहब से कहा था कि साहब आप क्या, कोई भी शिकारी इस बाघ को नहीं मार सकता है, क्योंकि ये अजय है, ये देवी का बाघ है। और उस टाइम तो जिम कॉर्बेट साहब को पंडित जी की बात बहुत चैलेंजिंग लगी थी और क्या था कि चलो देखते हैं कितना बड़ा बाघ है आखिर ये, बताया था मैंने। वैसे तो ये जो घटनाक्रम है, इसका पूरा विवरण आपको उत्तरांचल डायरीज यानी इसी चैनल के द टेम्पल टाइगर नामक एपिसोड में मिल जाएगा। मतलब मैं इसको सुना चुका हूँ, ये टेम्पल टाइगर स्टोरी जो है सुना चुका हूँ, और मेरे ख्याल से 3 या 4 भागों में है। तो आप अगर इस पूरी कहानी को सुनना चाहें तो उसको डिटेल में आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उस घटनाक्रम का सारांश मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे आप लोग भी जान पाएँ कि जिम कॉर्बेट साहब भारतीय रहस्यवाद के समर्थक थे, वैसे मानते भी थे कुछ। मतलब रहस्यवाद मतलब जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। दोस्तों अभी पूरा घटनाक्रम सुनाना संभव नहीं है, तो 1-2 दिन के बाद आपसे मिलता हूँ और आगे की घटना सुनाता हूँ। इंटरेस्टिंग घटना है, और ये कहानी को आप जरूर सुनिएगा, द टेम्पल टाइगर को। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको इस चैनल में मिलेंगी। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ या जिम कॉर्बेट या हंटिंग स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं तो उत्तरांचल डायरीज़ को सब्सक्राइब करिए, अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये आपका अपना खुद का चैनल है, इसे जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा है। तो दोस्तों फिलहाल तो बाय बाय, जाना भी ज़रूरी होता है ना। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।